एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश के बारे में। तो जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल से। गुप्त काल के लगभग 100 वर्षों के बाद उत्तर भारत में एक नई शक्ति का उदय हुआ जो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के नाम से प्रसिद्ध था। यानी कि जो गुप्त काल है, गुप्त काल के लगभग 100 वर्षों के बाद उत्तर भारत में एक नई शक्ति का उदय होता है जिसको वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश कहा जाता है। वर्धन वंश के जो संस्थापक थे वो थे पुष्यभूति, जिनके नाम पर वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। और इनकी जो राजधानी थी वो थी थानेश्वर, जो कि वर्तमान अंबाला जिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट इसमें प्रभाकर वर्धन इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक बना। जो प्रभाकर वर्धन थे, इनसे पहले भी कुछ राजा हुए, लेकिन जो प्रभाकर वर्धन है ये इस वंश के प्रथम पहले यानी कि स्वतंत्र शासक थे। और इनका जो शासनकाल रहा है वह 580 से लेकर के 605 ईस्वी तक रहा है। अब जान लेते हैं इनकी उपाधियों के बारे में। तो इनको उपाधि मिली थी परमभट्टारक और महाराज धीराज की। महाराज धीराज का मतलब होता है राजाओं का राजा। नेक्स्ट है प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था। नेक्स्ट इसमें प्रभाकर वर्धन ने हुणों को उत्तर पश्चिम भारत से खदेड़ यानी कि भगा दिया था। नेक्स्ट है संतान। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र व 1 पुत्री थी। पुत्र थे इनके राज्यवर्धन और एक हर्षवर्धन, और पुत्री का नाम था राज्यश्री। इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है इनकी पुत्री राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट राज्यवर्धन के बारे में। जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है 605 ईस्वी में, उसके बाद राज्यवर्धन राजगद्दी पर बैठते हैं। तो जानते हैं इनके बारे में डिटेल से। राज्यवर्धन का जो शासनकाल रहा है वह 605 से लेकर के 606 ईस्वी तक रहा है। नेक्स्ट इसमें प्रभाकर वर्धन की मृत्यु 605 ईस्वी में हो गई थी। फिर इनके बाद राज्यवर्धन गद्दी पर बैठे। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राज्यश्री को बंदी बना लिया। जो राज्यश्री थी ये राज्यवर्धन की बहन थी, और जो ग्रहवर्मा थे ये राज्यश्री के पति थे, जिनकी हत्या देवगुप्त ने कर दी थी और राज्यश्री को कारागार में डाल दिया यानी कि जेल में डाल दिया। नेक्स्ट फिर राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। फिर राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन राजगद्दी पर बैठते हैं। उनके बारे में जान लेते हैं। हर्षवर्धन का जो शासनकाल रहा है वह 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक रहा है। ईस्वी लगा लेना यहाँ पर। उपाधि थी शीलादित्य और परमभट्टारक। इनकी माता का नाम था यशोमती और पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। और इनका जो राज्याभिषेक हुआ वो 16 वर्ष की आयु में हुआ 606 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था 590 ईस्वी में। अब देखते नेक्स्ट। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। यानी कि जो हर्षवर्धन है इसने शशांक को हराया, और शशांक को हराने के बाद कन्नौज पर अपना अधिकार किया और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि जो हर्षवर्धन है इनकी जो प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो वो थी थानेश्वर, और जो दूसरी राजधानी बनाई इन्होंने तो वो थी कन्नौज। याद रखना। नेक्स्ट इसमें इस उपलक्ष्य में 606 ईस्वी में हर्ष संवत शुरू हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से ज्ञात होता है कि हर्ष पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुआ। यानी कि जो पुलकेशिन द्वितीय है इनका जो अभिलेख था ऐहोल अभिलेख, इससे यह ज्ञात होता है कि जो हर्षवर्धन थे ये पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुए थे। नेक्स्ट है बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। इसने हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी और कादम्बरी भी इन्हीं की रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बाणभट्ट है इन्होंने रचना की थी हर्षचरित की और कादम्बरी की। जो हर्षचरित है इसमें लिखा गया है हर्षवर्धन के बारे में, जिससे कि हर्षवर्धन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।
नेक्स्ट इसमें चीनी यात्री हिनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हिनसोंग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी। नेक्स्ट है वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। नेक्स्ट इसमें हिनसोंग 630 के लगभग भारत आया और 645 ईस्वी में भारत से गया। ठीक है, हिनसोंग 15 वर्ष तक भारत में रहा। अब चलते नेक्स्ट इसमें हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया। नेक्स्ट है इस काल में संस्कृत भाषा महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट है हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, यानी कि जो हर्षवर्धन का जो शासनकाल था उस समय में जो मथुरा है वो सूती कपड़ों के लिए, यानी कि सूती कपड़े वहाँ पर बनते थे और मथुरा सूती कपड़ों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट इसमें प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्षवर्धन ने की थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष पुरस्कार लेकर उसके नाम से तीनों नाटक लिख दिए, यानी कि ऐसा भी कहा जाता है कि जो ये तीनों नाटक थे, जो धावक नामक कवि थे उन्होंने हर्ष पुरस्कार लेकर के लिखे थे। नेक्स्ट है हर्षवर्धन की जानकारी बाणभट्ट के हर्षचरित तथा हिनसोंग की सियुकी नामक चीनी ग्रंथ से प्राप्त होती है, यानी कि जो हर्षवर्धन है इनके बारे में जो जानकारी मिलती है, जो बाणभट्ट ने अपनी पुस्तक लिखी हर्षचरित और हिनसोंग की पुस्तक सियुकी, ये चीनी में लिखी गई है पुस्तक, इससे जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट। हर्षवर्धन के 2 अभिलेख थे, एक था बांसखेड़ा अभिलेख और दूसरा था मधुबन अभिलेख। आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ तक। इसमें नेक्स्ट देखते हैं अब। हर्षवर्धन धार्मिक स्वभाव का था, लोगों के विचारों में मतभेद का कोई कार्य नहीं होता था, और जो हिनसोंग थे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे और इन्होंने यहाँ पर शिक्षण का कार्य भी किया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। हर्षवर्धन की जो मृत्यु है वह 647 ईस्वी में हो गई थी और इन्होंने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। उनकी मृत्यु के बाद केंद्रीय शासन सत्ता छिन्न भिन्न हो गई और उत्तर तथा दक्षिण भारत में छोटे छोटे राजवंशों की स्थापना हुई। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में।